नमस्ते भारत। इस वीडियो में हम 6th-9th बीपीएससी में पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यह एडुटेरिया की बुक है। इसमें बीपीएससी के ऑफिशियल आंसर की को दिया गया है और यदि एग्ज़ाम को देने से पहले हम बीपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, वो भी ऑफिशियल आंसर की के साथ, तो एक तरह से एग्ज़ाम देने में जो है हमें काफ़ी मदद मिलती है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री जो है बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या क्वेश्चन जो है 69 बीपीएससी में पूछा गया है, ये 69 बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि उड डिस्पैच से क्वेश्चन पूछा गया है, जो 1854 का जो उड डिस्पैच है, शिक्षा के क्षेत्र में विकास संबंधी कुछ जो कार्य किया गया था 1854 के उड डिस्पैच के माध्यम से, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि उड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आखिर हमें क्वेश्चन पहले पता होना चाहिए कि सही पूछ रहा है गलत, उसके बाद हमें स्टेटमेंट को देखना है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, यानी कि हमें जो भी कथन दिया हुआ है उसके सही होने पर ध्यान रखना है कि वो सही है या नहीं। तो पहला कथन क्या है कि इसने उच्च अध्ययन के लिए, यानी जो हायर स्टडीज है उसके लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। यानी जो हायर एजुकेशन होगा, हायर एजुकेशन के लिए जो है कैसा माध्यम होना चाहिए, मीडियम क्या होना चाहिए, तो इंग्लिश होना चाहिए। ये उड डिस्पैच में क्या कहा गया था, तो हाँ ये कथन क्या है, ये कथन जो है सही है। तो 1 नंबर स्टेटमेंट सही है। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा कथन क्या है कि इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा जो है, मैं एक तो महिला शिक्षा, दूसरा व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जो है जोर दिया। तो ये भी कथन सही है। उड डिस्पैच में ये बातें भी कही गई थी, जो 1854 का उड का जो डिस्पैच था उसमें महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी जो है जोर दिया गया था। तो दोनों कथन सही होने के कारण हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो है बी हो जाएगा, क्योंकि बी में ही क्या दिया हुआ, 1 और 2 दोनों सही है। इसका हम थोड़ा डिटेल से यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि डिटेल जो है क्या दिया हुआ है कि जब उड डिस्पैच लाया गया था 1854 का उड डिस्पैच, तो उस समय हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि गवर्नर जनरल कौन था। तो गवर्नर जनरल कौन था, डलहौजी था, क्योंकि डलहौजी का जो है गवर्नर जनरल का समय क्या है 1848 से लेकर के 1856 तक है। तो उसी बीच में 1854 में जब उड का डिस्पैच लाया जा रहा है तो गवर्नर जनरल कौन है, डलहौजी है। तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चार्ल्स उड के नेतृत्व में जो है एक समिति का गठन किया गया और इसी समिति के द्वारा जो है जो सुझाव, जो प्रस्ताव दिया गया उसी को हम उड डिस्पैच कहते हैं। और इस समिति का मुख्य उद्देश्य आखिर था क्या कि भारत में शिक्षा पद्धति के संबंध में कुछ विचार प्रस्तुत करना था। और जो उड डिस्पैच जो दिया गया, उड के द्वारा जो सुझाव दिया गया, तो वो उसके बाद जो है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को इसने खारिज कर दिया। तो आखिर डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, या फिर हिंदी में जिसे हम अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत कहते हैं, ये था क्या, तो ये मैकाले का एक हम कह सकते हैं सोच था। यदि उच्च वर्ग को शिक्षित कर दिया जाए तो वहाँ से जो है शिक्षा छन छन कर नीचे के तबकों तक वो पहुँचेगा। तो यही था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी या फिर अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत, जो किसका था। ऐसे तो ऑकलैंड का माना जाता है, ऑकलैंड का माना जाता है, लेकिन मैकाले के द्वारा जो है ये लागू किया गया था। जो आपने पढ़ा होगा मैकाले मिनट, जो 1835 में जो मैकाले मिनट लाया गया है, तो उस मैकाले मिनट के माध्यम से जो है अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को जो है सपोर्ट किया गया था, उसी को लागू किया गया था मैकाले मिनट के द्वारा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब उड डिस्पैच लागू हुआ तो उड डिस्पैच के लागू होने के बाद जो है जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी था उसने उसको जो है खारिज कर दिया। इसी कारण जो है इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो उड डिस्पैच को जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कौन है, तो उड डिस्पैच है। यही 1854 वाला जो उड डिस्पैच है वो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा है। तो यहाँ पर हम उड डिस्पैच द्वारा क्या सिफारिशें दी गई थी, महत्वपूर्ण उसका सुझाव क्या था वो देख लेते हैं। तो एक तो इसने हायर स्टडी, उच्च अध्ययन के लिए जो है शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, तो ये तो कथन वाली ही बात है। दूसरा है कि महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, तो ये भी कथन वाला ही बात
बात दिया हुआ है। तीसरा है कि भारत के प्राथमिक विद्यालयों में स्थानीय भाषाओं को शुरू करने का सुझाव दिया था। तो हाँ, ये भी सही है कि प्राथमिक स्तर पर जो विद्यालय थे वहाँ पर तो स्थानीय भाषाओं में शिक्षा दी जाए, वहीं जो जिला स्तर पर है, जिला स्तर पर जो है एंग्लो वर्नाक्यूलर माध्यम में शिक्षा दी जाए। एंग्लो वर्नाक्यूलर माध्यम में कहाँ शिक्षा दी जाए? जिला स्तर पर, यानी कि जो हाई स्कूल है वहाँ पर एंग्लो वर्नाक्यूलर माध्यम में, और जो प्राथमिक विद्यालय है वहाँ स्थानीय भाषाओं में। वहीं जो हायर स्टडीज है, उच्च अध्ययन के लिए जो है अंग्रेजी का माध्यम अपनाया जाए। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो वुड डिस्पैच 1854 में ये बातें कही गई थी। और एक इम्पॉर्टेंट इसमें सिफारिश और थी कि लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर जो है, जो लंदन जहाँ विश्वविद्यालय था उसी के आधार पर 3 जगह, एक कैलकाटा में, दूसरा जो है बम्बई में और तीसरा मद्रास में, कैलकाटा में, मुंबई में और मद्रास में जो है 3 जगह विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की योजना जो है इसी वुड डिस्पैच में कही गई थी। और वुड डिस्पैच में एक बात जो है और कही गई थी कि पाश्चात्य शिक्षा पर भी जोर दिया जाए, यानी पाश्चात्य शिक्षा का भी प्रसार हो, साथ ही साथ देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। तो इतना कुछ जो है वुड डिस्पैच में कहा गया था। चूँकि वुड का जो ये डिस्पैच है 1854 का जो वुड का डिस्पैच है, इस शिक्षा के विकास संबंधी एक समिति है। तो शिक्षा के विकास से संबंधित कुछ आयोग और समितियां जो है गठित की गई हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा पूछा जाता है। तो आप एक नज़र जो है देख लें। सबसे पहले आप इसको हंटर कमीशन को याद रखेंगे, चाहे आप हंटर कमीशन से भी पहले जो है याद रखेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में जो है सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था जो है की गई थी। फिर है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन कब का है? तो ये जो है हंटर कमीशन जो है 1882-83 का है। फिर है शिक्षा संबंधी एक कमीशन जो है रैले कमीशन। रैले कमीशन सबका बस आप नाम और उसका जो है ईयर याद रखेंगे। फिर है रैले कमीशन। रैले कमीशन कब का है? तो 1902 का है। फिर है आपका सैडलर आयोग, एक है सैडलर आयोग। तो सैडलर आयोग कब का है? तो ये 1917 का है सैडलर आयोग। नेक्स्ट है आपका हार्टोंग समिति, एक है शिक्षा संबंधी जो है शिक्षा संबंधी सुधार के लिए जो है समिति का जो गठन किया गया हार्टोंग समिति, ये 1929 में इसको गठित किया गया था। फिर है वर्धा योजना। वर्धा योजना जो कि गांधी जी से संबंधित है, ये 1937 में जो है वर्धा योजना को लाया गया था। ये भी शिक्षा संबंधी समिति है। एक है सार्जेंट योजना। सार्जेंट योजना कब का है? सार्जेंट योजना जो है 1944 का है। ये बेबेल जब गवर्नर जनरल थे तो उस समय जो है सार्जेंट योजना को लाया गया था। तो ये सब जो कुछ आयोग और समिति जो गठित की गई थी, ये स्वतंत्रता के जो है पहले गठित की गई थी। वहीं स्वतंत्रता के बाद भी जो है शिक्षा संबंधी कुछ आयोग हैं जिसको आप याद रखेंगे। एक है राधा कृष्णन आयोग। राधा कृष्णन आयोग ये कब का है? राधा कृष्णन आयोग तो ये है 1948 का है, 48-49 का है राधा कृष्णन आयोग। दूसरा है कोठारी शिक्षा आयोग। कोठारी शिक्षा आयोग कब का है? तो कोठारी शिक्षा आयोग जो है ये 1964 से 66 के बीच का है। फिर है नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले कब लाई गई थी? तो ये सबसे पहले जो है 1968 में लाई गई है। 1968 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। फिर 1986 में लाई गई है। और अभी जो रिसेंट का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये 2020 की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की है। तो इस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 3 बार लाई गई है, 1968 में, 1986 में, और अभी वर्तमान जो सुधार करके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो कब का है? 2020 का है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाई गई है। तो इतना शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद जो है कुछ शिक्षा संबंधी आयोग और समिति का गठन किया गया था। ये सब का आप कम से कम ईयर जो है याद रखेंगे, बाकी डिटेल भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ भी सही पूछ रहा है, कुछ कथन दिया हुआ है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में कुछ कथन दिया हुआ है। तो क्या वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो हाँ, ये जो है सही है। लॉर्ड लिटन के समय ही जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था। दूसरा है कि इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। गैंगिंग अधिनियम यानी कि मुंह बंद करने वाला अधिनियम, इसे कहा गया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को। तो ये भी सही है। तीसरा है कि इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। तो हाँ, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही होने के कारण हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
सी हो जाएगा। क्यों पूछ रहा था क्या, कूट का प्रयोग, सही उत्तर चुनिए, सही पूछ रहा था तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। 1, 2, 3 तीनों सही है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में। तो यहाँ पर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में कुछ डिटेल दिया हुआ है। जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था, इस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो देसी भाषा के समाचार पत्र अधिनियम। और ये कब लाया गया है, तो 1878 में लाया गया है। और किसके समय में लाया गया था, तो लिट्टन के समय में लाया गया था। और लिट्टन पे गवर्नर जनरल होने का कार्यकाल क्या है, तो आप इसके कार्यकाल को भी याद रखेंगे। तो 1876 से लेकर के और 1880 के बीच में जो है लिट्टन का गवर्नर जनरल होने का कार्यकाल है। और लिट्टन के समय जो है इस अधिनियम को, जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था, वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम था, उसको अधिनियमित किया गया था। लेकिन समाप्त किसके द्वारा किया गया है इस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो समाप्त किया गया है रिपन के द्वारा। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया है। वहीं लाया किसके द्वारा गया है, तो लिट्टन के समय जो है इस अधिनियम को लाया गया है। और रिपन का कार्यकाल क्या है गवर्नर जनरल होने का, तो रिपन का कार्यकाल है 1880 से 84। यानी कि लिट्टन के बाद जो है गवर्नर जनरल कौन बनता है, रिपन बनता है। तो यानी कि लिट्टन के समय इस एक्ट को लाया जाता है और लिट्टन के बाद जब रिपन गवर्नर जनरल बनता है तब इस जो है अधिनियम को समाप्त कर दिया जाता है। और इस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को पारित करने का प्रमुख जो उद्देश्य होता है, वो मुख्य उद्देश्य होता है समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना और साथ ही साथ जो भी राजद्रोही लेख लिख रहे हैं वैसे लेखों को रोकना। यानी कि इस एक्ट के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार मिल जाता है कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह ऐसी कोई सामग्री या कोई भी न्यूज़ ऐसा नहीं छापेगा जो ब्रिटिश सरकार, उस समय के चूँकि सरकार कौन थी, ब्रिटिश सरकार, तो सरकार विरोधी हो। तो इस वजह से जो है चूँकि ऐसा प्रावधान किया गया इस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 के माध्यम से, तो इसीलिए इस अधिनियम को क्या अधिनियम कहा गया, गैंगिंग अधिनियम कहा गया। जो स्टेटमेंट नंबर 2 था, जो कथन 2 यहाँ दिया हुआ है गैंगिंग अधिनियम। गैंगिंग अधिनियम यानी कि मुंह बंद करने वाला अधिनियम। यहाँ पर इंग्लिश दे दिया था, यही अगर हिंदी देता तो हिंदी माध्यम के लिए स्टूडेंट के लिए ज़्यादा आसानी होता। तो गैंगिंग अधिनियम या फिर मुंह बंद करने वाला अधिनियम, इसीलिए इसे कहा गया क्योंकि जो है यहाँ पर जो अभिव्यक्ति की आज़ादी थी उसको रोकने का प्रयास जो है इस अधिनियम के माध्यम से किया गया है। तो यहाँ पे जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट अधिनियम है जो कि समाचार पत्र से रिलेटेड है, तो समाचार पत्र को लेकर के या फिर प्रेस के विकास को लेकर के कुछ अधिनियम है उसको आप याद रखेंगे जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा समय समय पर लाया गया है। तो एक सीक्वेंस एक बार बीपीएससी पूछ लिया था कि क्या यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था प्रेस संबंधी कुछ अधिनियम। तो आप याद रखेंगे कि प्रेस संबंधी कुछ अधिनियम कब कब लाया गया है। तो एक तो 1799 में लाया गया है, फिर 1823 में लाया गया है, उसके बाद 1835 में लाया गया है, फिर 1857 में लाया गया है, फिर 10 साल बाद जो है 1867 में लाया गया है। हालांकि इसके बीच में भी कुछ कुछ अधिनियम, प्रेस संबंधी अधिनियम लाया गया है, लेकिन वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम इम्पॉर्टेंट वाले को ही सिर्फ देख रहे हैं। 1867 के बाद जो है यही 1878 वाला जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है जो भी हम पढ़ रहे थे, फिर 1908 में एक लाया गया है, उसके बाद जो है 1910 में, और उसके बाद जो है एक जो है 1931 में लाया गया है। तो इस तरह से स्वतंत्रता के पहले जो है प्रेस संबंधी, समाचार संबंधी जो है कुछ अधिनियम लाए गए और प्रेस पर या तो रोक लगाने का काम या फिर कुछ उस पर रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने का काम जो इस अधिनियम के माध्यम से किया गया है। तो आप इतना कुछ जो है प्रेस संबंधी अधिनियम को एक नज़र ध्यान रखेंगे। और एक दो पॉइंट आप और याद रखेंगे कि अगर पूछेगा कि भारत का प्रथम अखबार पत्र कौन है, भारत का प्रथम समाचार पत्र किसे माना जाता है, अखबार किसे माना जाता है, तो 1780 में जो है जेम्स अगस्ट हिक्की के द्वारा जो है द बंगाल गजट, उस समाचार पत्र का नाम क्या है, तो द बंगाल गजट जो है निकाला जाता है। ये भारत का पहला समाचार पत्र माना जाता है द बंगाल गजट को। और वहीं अगर पूछा जाए कि भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो राजा राम मोहन राय को जो है भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत कहिए या राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय कहिए, किनको जाता है, तो राजा राम मोहन राय को जाता है। एक क्वेश्चन आप और याद रखेंगे कि चार्ल्स मेटकॉफ
नाम क्या है? चार्ल्स मेटकॉफ को जो है समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ को क्या कहा जाता है? तो समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो प्रेस संबंधी या फिर समाचार पत्र संबंधी इतना पॉइंट आप बेसिक पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सही पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला क्या है कि केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, यानी मेयो का संकल्प 1870 में लाया गया है। तो उससे संबंधी कुछ जो है यहाँ पे कथन दिया गया है कि क्या 1870 के संकल्प के बारे में यह सही है। तो चूँकि मेयो को जो है एक सुधारात्मक प्रयासों के लिए जाना जाता है, तो इसलिए यहाँ पर जो कुछ भी पॉइंट वैसा सुधारात्मक कदम हो या फिर कुछ सकारात्मक कदम हो तो उसे हम सही जो है मान सकते हैं। अगर हमें नहीं पता हो तो, अगर पता है कि मेयो का संकल्प क्या है तब तो और अच्छी बात है, नहीं पता हो तो हमें आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। तो ये चूँकि जो है पावर को एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, एक तरह से जो है शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है, तो ये सकारात्मक कदम ही है। तो इसलिए पहला कथन सही होने की संभावना है, तो सही ही है। दूसरा क्या है कि प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया, तो ये भी जो है क्या है, सकारात्मक कदम ही है, ये भी कथन सही है। तीसरा है कि इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, ये भी कथन सही है। चौथा है कि इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकता पर जो है ध्यान केंद्रित किया, तो ये भी जो है सुधारात्मक या सकारात्मक कदम ही दिख रहा है, तो ये भी कथन सही है। पूछ क्या रहा था कि कौन सा कथन सही है, सही ही पूछ रहा है। चारों कथन जो है सही है, यानी मेयो के संकल्प 1870 के संकल्प में ये चारों जो है समाहित थे। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। एक कथन, दो कथन, तीन और चार, चारों कथन क्या है? सही है। डिटेल्स में यहाँ पर वही चीज़ें दी गई हैं तो उसको हम छोड़ देते हैं। बाकी मेयो के बारे में कुछ अतिरिक्त पॉइंट दिया हुआ है कि मेयो का कार्यकाल जो है कब से कब तक का है, गवर्नर जनरल होने का कार्यकाल, तो ये 1869 से 72 तक का है। और मेयो के द्वारा जो है अजमेर, जो राजस्थान का अजमेर क्षेत्र है, वहाँ पर एक मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 में की गई है। साथ ही साथ जो है भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण तथा कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई है। और मेयो के समय ही जो है 1872 में भारत की प्रथम जनगणना हुई है, जो अभी प्रत्येक 10 वर्ष में जो जनगणना का काम किया जाता है, पिछला जनगणना कब हुआ है? 2011 में हुआ है। तो प्रत्येक 10 साल में जो जनगणना का काम किया जाता है, तो पहली बार जनगणना पूछता है, बीपीएससी द्वारा पूछा भी जा चुका है कि पहली बार जनगणना कब हुई है, तो 1872 में। और उस समय गवर्नर जनरल कौन है? तो यही लॉर्ड मेयो है। और मेयो की हत्या कर दी जाती है 1872 में एक शेर अली अफरीदी के द्वारा, जो एक अफगान होता है, और इसकी हत्या कर दी जाती है कहाँ? अंडमान वाले क्षेत्र में, अंडमान निकोबार जो क्षेत्र है, तो वहाँ पर जो है शेर अली अफरीदी के द्वारा मेयो की हत्या कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मिलान करने के लिए पूछा था। मिलान करने के लिए है कि एक तो खोजकर्ता दे दिया है और दूसरा जो है उस खोजकर्ता का जन्म स्थान क्या है। तो इस क्वेश्चन में अगर 2 ऑप्शन भी पता हो तो हम आंसर जो है मिला सकते थे। कोलंबस तो लगभग को पता ही होगा कि कोलंबस का जो है कहाँ का था, तो कोलंबस जो है इटली का था। कोलंबस इटली का था, तो एक का 3 हो जाएगा। और एक पता होगा अगर आप लोग को कि मैगलन, फर्डिनेंड मैगलन जो है कहाँ का था, तो ये पुर्तगाल का था, तो डी का 1। तो इस तरह से अगर हम ऑप्शन देखें तो ऐसा ऑप्शन जो है डी नंबर में है कि ए का 3 और डी का 1, डी नंबर ऑप्शन में है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म स्थान इटली है। वहीं जो है जैक्स कैर्टियर का जन्म स्थान फ्रांस है। सर फ्रांसिस ड्रेक का जन्म स्थान यूके है, यूनाइटेड किंगडम। और जो है मैगलन का जन्म स्थान कहाँ है? पुर्तगाल। यानी ए का क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 4 और सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा। आगे यहाँ पर दिया हुआ भी है, क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म स्थान इटली है, जैक्स कार्टियर का जन्म स्थान फ्रांस है, सर फ्रांसिस ड्रेक का जन्म स्थान यूके यूनाइटेड किंगडम है, और मैगलन, फर्डिनेंड मैगलन का जन्म स्थान क्या है? पुर्तगाल है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन जो है सीक्वेंस में पूछा हुआ है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कौन सी घटना जो है पहले घटी है उसके सीक्वेंस में जो है लगाना है, सीक्वेंस में लगाना है। तो पहला है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कब घटित हुआ है? तो 1916 में। वहीं सूरत विभाजन कब हुआ है? तो 1907 में हुआ है। वहीं खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ है? तो 1918 में हुआ है खेड़ा सत्याग्रह। और मार्ले मिंटो सुधार कब की घटना है?
तो 1909 की घटना है। तो इस तरह से जो है ऑप्शन सीक्वेंस में क्या हो जाएगा, इसका क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहले कौन सी घटना घटी, सूरत विभाजन, उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार, यानी 2 के बाद 4 हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन ए में है कि 2 के बाद 4, और उसके बाद कौन सी घटना हो जाएगी, होम रूल आंदोलन, तो 2, 4, 1, और उसके बाद लास्ट में खेड़ा सत्याग्रह, तो लास्ट में 3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए कि 2, 4, 1, 3। सबसे पहले सूरत विभाजन, फिर मार्ले मिंटो सुधार, फिर जो है होम रूल आंदोलन, उसके बाद जो है खेड़ा सत्याग्रह। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। इसका हम थोड़ा डिटेल पढ़ लें कि सूरत विभाजन की घटना जो है 1907 में घटित हुई है। और सूरत विभाजन में हुआ क्या है, तो सूरत विभाजन जो है सूरत अधिवेशन जब कांग्रेस का 1907 में हो रहा था, तो उस समय जो है उदारवादी पक्ष जो थे वो रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। वहीं जो गर्मपंथी पक्ष थे, जो उग्रवादी पक्ष थे, वो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः जो है रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया, जो कि उदारवादी पक्ष से थे। और इसी सूरत अधिवेशन में जो है उदारवादी और उग्रवादी, जो उदारवादी खेमा है और जो उग्रवादी खेमा है, उसमें क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। उसमें विभाजन हो जाता है किसमें, उदारवादी और जो है उग्रवादी में विभाजन हो जाता है। किस अधिवेशन में, तो इसी सूरत अधिवेशन 1907 में। और इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है, रास बिहारी घोष के द्वारा की जा रही है। और इस सूरत अधिवेशन में जो उदारवादी और उग्रवादी में जो विभाजन होता है, इस विभाजन के बाद जो है पुनः उदारवादी और उग्रवादी किस अधिवेशन में जो है मिलते हैं, तो लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन होता है, इस अधिवेशन में जा कर के जो है उदारवादी और उग्रवादी खेमा जो है पुनः एक होता है। नेक्स्ट जो है मार्ले मिंटो सुधार के बारे में दिया हुआ है। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ है, 1909 में हुआ है। और इस मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो 1909 में लाया गया था, इसकी प्रमुख बात क्या थी कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल की जो है सुविधा प्रदान की जाती है। यानी मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मुसलमान ही खड़ी हो सकते हैं, और उसको वोटिंग भी देने का काम कौन करेंगे, मुसलमान करेंगे। तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा जो है मार्ले मिंटो सुधार 1909 में की जाती है। फिर है होम रूल आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन 1916 में घटित होता है। और होम रूल आंदोलन के 2 प्रमुख नेता कौन कौन होते हैं, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो इन दोनों के नेतृत्व में जो है भारत के विभिन्न भागों में होम रूल लीग आंदोलन शुरू होता है, जहां जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को पूना में, कहाँ, पूना में होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। और इनका जो है कार्यक्षेत्र क्या होता है, जो बाल गंगाधर तिलक होते हैं उनके होम रूल लीग का कार्यक्षेत्र क्या क्या होता है, तो कर्नाटक, महाराष्ट्र का हालांकि बम्बई वाला इलाका छोड़ करके, साथ ही मध्य प्रांत और बरार वाला क्षेत्र जो है बाल गंगाधर तिलक का कार्यक्षेत्र होता है। वहीं एनी बेसेंट के द्वारा जो है होम रूल लीग की स्थापना कब की जाती है, तो सितंबर 1916 में की जाती है। यानी बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है होम रूल लीग की स्थापना पहले की जा रही है, वहीं एनी बेसेंट के द्वारा जो है होम रूल लीग की स्थापना बाद में की जा रही है। और इनका कार्यक्षेत्र क्या होता है, तो तिलक के होम रूल लीग के जो भी क्षेत्र होते हैं उस क्षेत्र को छोड़ करके शेष भारत जो है एनी बेसेंट का कार्यक्षेत्र होता है। और एनी बेसेंट के द्वारा जो है जॉर्ज अरुंडेल को होम रूल लीग संगठन का सचिव बनाया जाता है। और साथ ही जो है एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास का जो अड्यार क्षेत्र है वहाँ पर होम रूल लीग का मुख्यालय स्थापित किया जाता है। वहीं खेड़ा सत्याग्रह के बारे में क्या बताया गया है, खेड़ा सत्याग्रह सबसे पहले 1918 में होता है। और ये किसानों का एक सत्याग्रह होता है। उस समय होता ये है कि खेड़ा के जो किसान होते हैं, खेड़ा गुजरात में है, तो जो गुजरात का जो खेड़ा क्षेत्र है वहाँ के किसान जो होते हैं उनका फसल नष्ट हो जाता है। लेकिन फसल नष्ट होने के बावजूद भी जो है जो ब्रिटिश सरकार होती है वो लगान को स्थगित नहीं करती है, जबकि जो किसान होते हैं लगान को स्थगित करना चाहते हैं, यानी लगान को कुछ समय के लिए नहीं देना चाहते हैं फसल नष्ट होने के कारण। लेकिन ब्रिटिश जो है सरकार इसके लिए तैयार नहीं होती है। तो इसी के विरोध में जो है ये खेड़ा सत्याग्रह प्रारंभ होता है। और किनके नेतृत्व में प्रारंभ होता है, तो गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, इन सब के नेतृत्व में जो है खेड़ा सत्याग्रह को प्रारंभ किया जाता है। और अंततः ये सत्याग्रह सफल होता है। और सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप जो है जो वैसे किसान जो लगान देने के लिए सक्षम होते हैं सिर्फ वही लगान देते हैं, बाकी का लगान जो है या तो माफ़ कर दिया जाता है या फिर उन लगान में कमी कर दी जाती है। तो इस तरह से ये सत्याग्रह जो है सफल माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लॉर्ड लिट्टन जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। नहीं है पूछ रहा है कि लॉर्ड लिट्टन का संबंध किससे नहीं है। तो लिट्टन का संबंध अभी हमने पढ़ा कि शस्त्र अधिनियम से है। शस्त्र अधिनियम कब लाया गया था? तो शस्त्र अधिनियम जो है 1878 में लाया गया था, जब वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया था। उसी समय शस्त्र अधिनियम आर्म्स एक्ट को भी लाया गया था। तो लिट्टन का संबंध तो है शस्त्र अधिनियम से, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से तो है ही, जो कि 1878 में ही लाया गया है। एल्बर्ट बिल से जो है लॉर्ड लिट्टन का संबंध नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछ रहा था कि लॉर्ड लिट्टन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि एल्बर्ट बिल जो है किसके समय लाया गया है? लॉर्ड लिट्टन के समय में लाया गया है, वो भी 1883 में लाया गया है। तो इसीलिए जो है हमारा आंसर सी हो जाएगा। जबकि स्ट्रेची कमीशन भी लॉर्ड लिट्टन से संबंधित है। लॉर्ड लिट्टन के समय ही जो है स्ट्रेची कमीशन को गठित किया गया था। नहीं है पूछ रहा था, तो एल्बर्ट बिल हो जाएगा। हम इस क्वेश्चन के डिटेल्स को थोड़ा पढ़ लेते हैं कि एल्बर्ट बिल को जो है कब लाया गया है। तो एल्बर्ट बिल को 2 फरवरी 1883 को जो है एल्बर्ट बिल के रूप में प्रस्तुत किया गया था। और उसमें वाइसराय कौन था? रिपन। और रिपन का वाइसराय का काल क्या होता है? 1880 से 84। और इसी बीच में 1883 में जो है एल्बर्ट बिल को लाया जाता है। वहीं लिट्टन का कार्यकाल का समय क्या है? 1876 से 80 है। तो लिट्टन के समय नहीं बल्कि रिपन के समय एल्बर्ट बिल को लाया गया है। और इस बिल का में रहता क्या है कि जो भी भारतीय न्यायाधीश होते हैं, भारतीय न्यायाधीशों को ये अधिकार दिया जाता है कि वो यूरोपीय लोगों के विरुद्ध भी मामलों की वो सुनवाई कर सकते हैं। तो एल्बर्ट बिल को जो है इसलिए लाया जाता है। हालांकि एल्बर्ट बिल का जो है यूरोपियों के द्वारा बहुत विरोध किया जाता है, इस कारण एल्बर्ट बिल को जो है फिर वापस ले लिया जाता है। इसीलिए जो है एल्बर्ट बिल का जो विरोध यूरोपियों द्वारा जो किया जाता है, तो इस विरोध को जो है श्वेत विद्रोह भी कहते हैं। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि श्वेत विद्रोह का संबंध किससे है? तो एल्बर्ट बिल से है। श्वेत विद्रोह, चूँकि गोरे लोगों, यूरोपीय लोगों के द्वारा जो है ये विद्रोह किया जाता है, तो इसीलिए जो है इस विद्रोह या विरोध को श्वेत विद्रोह कहते हैं। तो श्वेत विद्रोह का संबंध किससे है? तो इसी एल्बर्ट बिल से है। और लिट्टन के बारे में फिर दिया है कि लिट्टन का कार्यकाल 1876 से 80 अभी हमने पढ़ा। और लिट्टन के समय जो है प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति की गई है रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में, जो डी नंबर ऑप्शन था। साथ ही साथ जो है लिट्टन के कार्यकाल में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया है। दिल्ली दरबार का आयोजन भी लिट्टन के कार्यकाल में किया गया है। ये भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है कि निम्नांकित में से किसके समय में जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ऑप्शन में जो है बहुत सारे गवर्नर जनरल का नाम होता है, तो लिट्टन के समय जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। वहीं जो है आर्म्स एक्ट जो 1878 में पारित किया जाता है, यानी कि शस्त्र अधिनियम। और इस आर्म्स एक्ट या शस्त्र अधिनियम में होता क्या है? इसके माध्यम से जो है शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए जो है लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया जाता है। साथ ही साथ वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 इसी समय लाया जाता है। और इस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट में रहता क्या है कि भारतीय भाषा के जो भी समाचार पत्र होते हैं उस पर बहुत सारा प्रतिबंध लगाया जाता है। और इसी लिट्टन के कार्यकाल में जो है सिविल सेवा परीक्षा, जो उस समय आईसीएस की परीक्षा होती थी, अभी जो यूपीएससी की परीक्षा होती है, तो उस आईसीएस की परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा के उम्र जो है घटा करके 21 से घटा करके 19 कर दी जाती है। तो इतना कुछ जो है लिट्टन के कार्यकाल के समय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बक्सर की लड़ाई से है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो बक्सर की लड़ाई के बाद जो है इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया गया है। बक्सर की लड़ाई के बाद किस पर हस्ताक्षर किया गया? तो इलाहाबाद की संधि पर, डी नंबर आंसर हो जाएगा। तो आखिर बक्सर की लड़ाई, बक्सर का युद्ध का संबंध किससे है? तो बक्सर का युद्ध सबसे पहले हुआ कब है? तो बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को हुआ है। बीपीएससी के द्वारा बहुत बार जो डेट पूछ लिया गया है, तो आप डेट को भी याद रखेंगे कि बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। और किसके किसके बीच में हुआ है? तो अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेजों की तरफ से तो हेक्टर मुनरो होता है, अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। वहीं जो है 3 लोगों की संयुक्त सेना होती है जिसका सामना अंग्रेजों से होता है। तो 3 लोग में कौन कौन शामिल होते हैं? तो एक तो बंगाल का जो अफदस्त नवाब है मीर कासिम, वो होता है। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, और तीसरा जो है अवध का नवाब शुजाउद्दौला होता है। तो इन तीनों की संयुक्त सेना जो है किसका सामना करती है? अंग्रेजी सेना मेजर हेक्टर मुनरो का सामना करती है। तो इन दोनों के बीच जो है बक्सर का युद्ध होता है। और बक्सर का क्षेत्र कहाँ है? तो बिहार में ही है। और इस बक्सर के युद्ध में जो है किसकी निर्णायक जीत होती है? तो अंग्रेजों की निर्णायक जीत होती है। और इसी जीत के बाद जो है बक्सर के युद्ध के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव, जब बक्सर का युद्ध होता है तो उस समय गवर्नर जनरल कौन होता है? तो रॉबर्ट क्लाइव होता है। तो बक्सर के युद्ध के बाद जो रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला से ये संधियाँ करता है। और उसी संधि में जो है प्रथम इलाहाबाद की संधि होती है। तो
तो प्रथम इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को होती है। और किसके किसके बीच होती है, तो एक तरफ तो अंग्रेज और जो है दूसरी तरफ बंगाल एवं मुगलों के बीच होती है। तो अंग्रेजों के द्वारा जो है बंगाल एवं मुगलों से संधि की जाती है प्रथम इलाहाबाद संधि के द्वारा। तो कभी कभी प्रथम इलाहाबाद संधि का डेट पूछ लेता है, तो 12 अगस्त 1765 को प्रथम इलाहाबाद की संधि। वहीं द्वितीय इलाहाबाद की संधि 4 दिन बाद हो रही है, 16 अगस्त 1765 को अंग्रेजों एवं अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच हो रही है। तो इतना कुछ जो है बक्सर के युद्ध के बारे में पूछा है। बक्सर के युद्ध से अक्सर क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो ये अहमदाबाद हड़ताल में गांधी जी के द्वारा जो है प्रथम भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। तो इसका हम डिटेल्स पढ़ लेते हैं कि अहमदाबाद हड़ताल का संबंध किससे है। तो अहमदाबाद जो है मिल मजदूर हड़ताल से रिलेटेड है कि 1918 में क्या हुआ था कि प्लेग फैल गया था और उस प्लेग फैलने के कारण जो है प्लेग बोनस स्टार्ट किया गया था। लेकिन प्लेग बोनस को जो है समाप्त करने की घोषणा जब की गई मिल मालिक के द्वारा, तो प्लेग बोनस को लेकर मिल मजदूर और मिल मालिकों के बीच जो है विवाद हो गया। तो गांधी जी ने जो है इसका फिर नेतृत्व किया इस अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल का। और गांधी जी के अनशन के बाद मिल मालिकों ने 35% बोनस देना जो है स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से जो है अहमदाबाद हड़ताल क्या हो गया, सफल हो गया गांधी जी के नेतृत्व में। यहाँ पर थोड़ा सा चंपारण सत्याग्रह के बारे में भी दे दिया है क्योंकि ऑप्शन में था। तो चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हुआ कब है, 1917 में। और चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है, तिनकटिया पद्धति से संबंधित है। और तिनकटिया पद्धति क्या था, तो जमीन के 3/20 हिस्से पर जो है नील की खेती करना किसानों के लिए अनिवार्य किया गया था, जो चंपारण वाले क्षेत्र में है, जो चंपारण वाले क्षेत्र हैं उस पर। तो यही तिनकटिया पद्धति कहलाती थी, जिसके कारण जो है वहाँ किसानों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। और इसी का जो है निरीक्षण करने के लिए जो वहाँ के किसान थे राजकुमार शुक्ल ने जो है गांधी जी को चंपारण में हस्तक्षेप करने के लिए जो बुलाया था। तो बाद में ये चंपारण सत्याग्रह के रूप में जो है प्रसिद्ध होता है। और ये चंपारण सत्याग्रह जो है सफल भी होता है और तिनकटिया पद्धति को फिर समाप्त भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चंपारण से ही है। चंपारण से ऐसे भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो आप चंपारण को अच्छे से पढ़ेंगे कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था। जब चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया गया और गांधी जी के द्वारा जो है इसमें हस्तक्षेप किया गया, तो उसमें जो है ब्रिटिशर्स द्वारा इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया गया था। तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई थी, चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी की स्थापना की गई थी। और इस समिति की स्थापना के बाद और इस समिति की सिफारिश के बाद ही जो है जो तिनकटिया पद्धति था उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो क्या किया गया था, कौन सा कदम उठाया गया था, तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई थी। बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर चंपारण के बारे में वही पूरा डिटेल दिया हुआ है कि जब चंपारण सत्याग्रह 1917 हुआ, तो उस सत्याग्रह में गांधी जी का जब हस्तक्षेप किया गया, तो गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर जब गांधी जी जो है चंपारण वाले क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो उस समय जो तत्कालीन जो उपराज्यपाल होता है, एडवर्ड गेट उसका नाम होता है, उसके द्वारा चंपारण में कृषि स्थितियों की जाँच करने और उसका विवरण देने के लिए एक जांच समिति नियुक्त की जाती है। वही चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी, चंपारण जो है कृषि समिति का गठन किया जाता है। और गांधी जी को भी जो है इसके सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। हालांकि इसके सदस्यों में और सारे भी सदस्य होते हैं, जिसमें एलसी अदामी, रीड, ये सब भी कुछ प्रमुख सदस्य होते हैं। और गांधी जी को भी एक सदस्य बनाया जाता है। और इसी चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी या चंपारण कृषि समिति के द्वारा जो है सिफारिश कब दी जाती है, तो 4 अक्टूबर 1917 को जो है सरकार को ये समिति अपनी रिपोर्ट पेश करती है। और इसी रिपोर्ट में ये कहा जाता है, और इसी रिपोर्ट की कुछ सिफारिशें होती हैं। इस सिफारिश में क्या होता है कि तिनकटिया प्रणाली को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, जिसके लिए किसान जो है परेशान होते हैं कि ज़मीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया जाता है तिनकटिया पद्धति के माध्यम से। तो इसको समाप्त करने की सिफारिश जो है इस चंपारण कृषि समिति के द्वारा की जाती है। और इसी समिति की सिफारिश पर जो है बाद में तिनकटिया पद्धति को समाप्त भी कर दिया जाता है अधिनियम बना करके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह अपने आप में सफल हो जाता है, क्योंकि जो तिनकटिया पद्धति को लेकर के चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, वो तिनकटिया पद्धति को ही जो है अंततः समाप्त कर दिया जाता है इस चंपारण कृषि समिति की सिफारिश के बाद। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करने के लिए पूछा हुआ है कि भारत सेवक समाज, तत्वबोधिनी सभा और आत्मीय सभा, ये सब की स्थापना जो है किसके द्वारा की जाती है। तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की जाती है। 1 का 2 हो जाएगा। वहीं तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, बी का 1 हो जाएगा। और आत्मीय सभा की स्थापना जो है राजाराम मोहन रॉय राय के द्वारा, सी का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 1 का 2, बी का 1 और सी का 3। 1 का 2, बी का 1
और सी का 3। डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दिया भी हुआ है कि भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय। वहीं कुछ और भी दिया हुआ है, तो हम उसको भी पढ़ लेते हैं कि बंगाल गजट जो है किसके द्वारा, जो भारत का पहला समाचार पत्र माना जाता है, तो जेम्स हिकी के द्वारा। सोम प्रकाश जो है एक पत्रिका होती है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो है लाया जाता है। सत्यार्थ प्रकाश जो है दयानंद सरस्वती का है। वहीं जो है अमृत बाजार पत्रिका जो है किसका है, मोतीलाल घोष या कहीं कहीं शिशिर कुमार घोष भी होता है। यंग इंडिया और नवजीवन ये सब जो है पत्रिका गांधी जी का है। वहीं युगांतर जो है बारेंद्र घोष और भूपेंद्र घोष का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी। तो अंबाबाई जो है कर्नाटक की एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थी और अंबाबाई के द्वारा जो है आंदोलन के दौरान कर्नाटक का जो उडुपी शहर है वहाँ पे शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। आप ध्यान देंगे कैबिनेट मिशन से अक्सर बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है, तो कैबिनेट मिशन को भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो कैबिनेट मिशन के कौन सदस्य नहीं थे, अब जो है नहीं पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, यानी बीपीएससी आपको देख रही है कि आपको क्या आप गहराई में पढ़ रहे हैं कि नहीं, तो हाँ भी पता होना चाहिए। तो कैबिनेट मिशन के कौन कौन सदस्य थे, तो ए बी अलेक्जेंडर थे, पैथिक लॉरेंस थे और एक और सदस्य थे, लेकिन जे एंड्रयू जो है इसके सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय जो है मिशन था, लेकिन यहाँ पर जो है 3 सदस्य में एक सदस्य का नाम गलत दे दिया है, बी और सी जो है सही है। ए बी अलेक्जेंडर भी कैबिनेट मिशन के सदस्य हैं, पैथिक लॉरेंस भी जो है इसके सदस्य हैं। पी लॉरेंस का मतलब पैथिक लॉरेंस और जे एंड्रयू जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य चूँकि नहीं है, नहीं पूछ रहा था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। डिटेल्स हम पढ़ लेते हैं कि जो कैबिनेट मिशन है वो 24 मार्च 1946 को जो है भारत आया था। यहाँ की तात्कालिक जो राजनीतिक समस्या थी उसके समाधान के लिए कैबिनेट मिशन भारत कब आया है, 24 मार्च 1946 को आया है। बीपीएससी जो है एक बार डेट भी पूछती थी, तो आप डेट को भी ध्यान रखेंगे कि 24 मार्च 1946 को जो है कैबिनेट मिशन भारत आया है तत्कालीन राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए। और इस कैबिनेट मिशन के कौन कौन सदस्य रहते हैं, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि उस समय भारत सचिव होते हैं, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि उस समय जो है व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, साथ ही साथ ए बी अलेक्जेंडर जो कि जो है नौसेना मंत्री होते हैं उस समय। ये 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन होता है, जिसमें जो पैथिक लॉरेंस है इस मिशन के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि जो है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन है, तो कैबिनेट मिशन के जो है अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस है। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन है, पैथिक लॉरेंस है। साथ ही जो है कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया, इसी की सिफारिश के आधार पर जो है नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। तो ये भी बीपीएससी के द्वारा बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत में संविधान सभा का जो गठन किया गया है तो किस मिशन की सिफारिश पर, तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही जो है संविधान सभा का गठन किया गया है। और यहाँ पर नोट में दिया हुआ है कि गांधी जी ने कैबिनेट मिशन का समर्थन किया था। फिर अगला क्वेश्चन जो है सुरक्षा वाल्व से दिया हुआ है, सेफ्टी वाल्व जो थ्योरी है। तो क्वेश्चन क्या है कि सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। ऐसा विचार जो है, उपयुक्त विचार किस नेता का था, तो ये विचार जो है लाला लाजपत राय का था। इनका कहना था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की जो स्थापना जो की गई 1885 में, तो इस स्थापना के पीछे जो है ब्रिटिशर्स का ऐसा विचार था कि जो है ब्रिटिशर्स अपने सेफ्टी के लिए जो है उन्होंने INC की स्थापना की थी, ताकि कोई भी बात अगर जो एक मंच पर आए तो उन तक जो है ब्रिटिशर्स तक पहुंच जाए और उस आधार पे जो है उस न्यूज़ के आधार पर अपना जो है कुछ वो प्लानिंग कर सके, लोगों के एक तरह से नियंत्रण में रखने के लिए। तो ऐसा विचार किसका था, लाला लाजपत राय का था ये कहना। तो यहाँ पर डिटेल हम पढ़ लेते हैं। जो सुरक्षा बल्ब का सिद्धांत है ये लाला लाजपत राय का है। हालांकि भारत के जो आधुनिक इतिहासकार हैं उन इतिहासकारों में सेफ्टी बल्ब की अवधारणा को लेकर मतैक्य नहीं है, मतलब एकता नहीं है। आधुनिक इतिहासकार क्या मानते हैं कि उनके अनुसार कांग्रेस की स्थापना भारतीयों में आए राजनीतिक चेतना का परिणाम था। यानी कांग्रेस की स्थापना इसलिए की गई क्योंकि भारतीय जो भी राजनीतिक थे उनमें एक चेतना आई। जबकि लाला लाजपत राय का कहना था कि नहीं, ब्रिटिशर्स के द्वारा ही जो है अपने सुरक्षा के हित को देखते हुए उन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कर दी थी। तो ये जो है लाला लाजपत राय का कहना था। वहीं कुछ स्टेटमेंट बीपीएससी द्वारा जो है पूछा जाता है, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे दिया है
कि लॉर्ड कर्जन का क्या स्टेटमेंट है कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक जो है मरने में मदद कर सकूं। तो ऐसा कथन किसका है? कर्जन का है। कथन वाला क्वेश्चन बीपीएससी आजकल पूछ रहा है, तो आप जो है देख लेंगे। फिर अश्विनी कुमार दत्त का ये कथन है कि कांग्रेस का जो सम्मेलन है वो 3 दिन का तमाशा है। बंकिम चंद्र चटर्जी का कथन क्या है कि कांग्रेस के लोग जो हैं पद के भूखे हैं। वहीं लाला लाजपत राय का कथन क्या है कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। ये जो क्वेश्चन पूछा था। फिर नेक्स्ट है कि बिपिन चंद्र पाल का क्या कथन है कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। ये बिपिन चंद्र पाल का कहना था, उनका कथन था। बाल गंगाधर तिलक का क्या कथन था कि यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। चूँकि कांग्रेस का सेशन वार्षिक अधिवेशन होता था, साल में एक बार होता था, कभी कभी विशेष अधिवेशन हो जाया करता था, लेकिन साल में चूँकि एक बार होता था अधिवेशन कांग्रेस का, इसीलिए बाल गंगाधर तिलक का ये कहना था कि यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये कुछ कथन दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। कथन वाला भी क्वेश्चन आजकल बीपीएससी काफ़ी पूछ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता था तो उस अधिवेशन में पहली बार जो है मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट जो भी वर्तमान में भारतीय संविधान में दिया गया है, तो उस फंडामेंटल राइट संबंधी प्रस्ताव पहली बार जो है कब पेश किया गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो जो कराची अधिवेशन 1931 का हुआ था, उसी कराची अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव जो है पारित किए गए थे। तो इसके हम डिटेल्स को पढ़ लेते हैं। तो कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। और इस अधिवेशन में जो है मौलिक अधिकार पहली बार तो प्रस्ताव पारित ही किया गया, साथ ही साथ राष्ट्रीय आर्थिक नीति इसके प्रस्ताव भी जो है इसी अधिवेशन में पारित किए गए थे। और इसी अधिवेशन में जो है गांधी इरविन समझौता, जो गांधी इरविन समझौता जो 23 मार्च 1931 को हुआ था, इसको भी स्वीकृति दी गई थी इसी कराची अधिवेशन में। और इसी समझौते के बाद ही गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता है। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ था गया अधिवेशन और साथ ही साथ सूरत अधिवेशन, तो गया अधिवेशन की प्रमुख बात क्या है कि जो है गया अधिवेशन बिहार में हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? CR दास के द्वारा की गई थी। वहीं सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था, इस सूरत अधिवेशन में जो है उदारवादी और उग्रवादी दोनों के बीच क्या हो गया था? एक तरह से फूट पड़ गया था इसी सूरत अधिवेशन में। और इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी घोष के द्वारा जो की गई थी। अभी हमने पढ़ा था कि रास बिहारी घोष के द्वारा जो है सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। यही बात यहाँ पर बताई गई है कि 1922 में कांग्रेस का 47वां अधिवेशन बिहार में CR दास की अध्यक्षता में संपन्न हुआ और 1907 में सूरत अधिवेशन जो हुआ वो रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में किया गया। और इसी अधिवेशन में मतभेद के कारण जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया था उदारवादी और उग्रवादी गुट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित कौन से कारण थे? तो 1857 के विद्रोह का जो है विफलता, आखिर क्यों विद्रोह विफल हो गया, इसके प्रमुख कारण कौन कौन से थे? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है, यानी सही कथन हमें चुनना है। तो अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठ था, तो हाँ ये बात सही है। उनके पास जो है आधुनिक सैनिक थे, उनके पास जो भी सैनिक थे वो आधुनिक जो है सैन्य सामग्री से सुसज्जित थे और साथ ही साथ जो है उनके पास प्रशिक्षण भी आधुनिक तरीके से उनको दी गई थी। तो अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता तो थी ही। दूसरा कथन क्या है कि विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम में विचारधारा नहीं था, तो ये भी सही है कि उनके पास जो है किसी तरह का एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम नहीं था, ना ही कोई आइडियोलॉजी पे वो जो है इस विद्रोह को कर रहे थे। एक कॉमन विचारधारा, एक कॉमन आइडियोलॉजी नहीं थी, तो ये भी कथन सही है। तीसरा क्या है कि समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, तो ये भी सही है कि समाज के सभी वर्गों ने इसमें भागीदारी जो है मिलकर नहीं निभाई, जिसके कारण विद्रोह जो है विफल हो गया। तो तीनों कथन सही होने के कारण हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। तीनों कथन सही है, तो ऐसा जो है ऑप्शन सी में ही दिया हुआ है कि उपर्युक्त सभी, यानी 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। और ये 1857 का जो विद्रोह हुआ है वो विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से आरंभ हुआ है। हालांकि 1857 के विद्रोह तो काफ़ी डिटेल्स में है, लेकिन अब यहाँ पर हमसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और उसके आसपास 1-2 पॉइंट को पढ़ रहे हैं। और ये विद्रोह 1857 का जो विद्रोह हुआ है उसका मुख्य केंद्र कौन कौन सा था? तो दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ और आरा, यानी बिहार का क्षेत्र, ये सब जो है 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। इस तरह से हमने जो है 69 PPSC में जो भी क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया है उसको जो है एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आगे
हम इसी तरह से जो है हर एक सेक्शन को जो है कंप्लीट करते चलेंगे। अगर हमारे प्रयास आपको पसंद आए तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि जो है मुझे भी इसी तरह और अधिक क्वालिटी कंटेंट के साथ वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन मिल सके। फिर मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।